मेरी मैरिज के टाइम, फेरों के टाइम, मेरे पापा ने पंडित से पूछा गया दान किसको कहते हैं। पंडित ने कहा बाद में बताऊंगा। पापा ने कहा अभी बताओ। पंडित नाराज़ हो गया, बिना नाश्ता किए चला गया। इस बात को लेकर मुझे ताने मिलते हैं। 20 साल तक मैके भी नहीं आने जाने दिया गया, फ़ोन भी नहीं करने देते, बस किसी रिश्तेदारी में दुख सुख में मिल लेते थे। अब 2 साल हो गए, पापा की डेथ हो गई, उनके भोग पे भी जाने नहीं दिया। फिर मैं भगवान से रोकर प्रे करती थी, उन्होंने मेरी सुन ली, आना जाना शुरू हो गया। बट अब मेरी भतीजी का जब से रिश्ता हुआ, हस्बैंड फिर से वही बातें करने लगे हैं कि तेरे भाई भाभी आएंगे कार्ड देने, तो उन्हें पंडित वाली बात का जवाब देना होगा कि तेरे पापा ने गलती की थी या नहीं। और भी पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे। पता नहीं, भाई भाभी को मैंने बोला आप कह देना उनसे गलती हो गई, सॉरी। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। मैं तो अपने भाइयों की शादी पर नहीं जा सकी। सोच रही हूँ जब सब भाभी हस्बैंड के मुंह से ऐसी बातें सुनेंगी तो कैसा फील करेंगी। इस बात को 25 साल हो चुके, फिर भी इन बातों से मेरा पीछा नहीं छूट रहा। मेरे बच्चे भी नहीं हैं, सास भी खुश नहीं है, मुझसे जितना मर्जी कर लो। अब कह रहे हैं हस्बैंड तेरा भाई मेरी बातें बर्दाश्त कर लेगा तो ठीक, वरना कार्ड वापस कर दूंगा, फिर से तेरा मायके आके जाना बंद हो जाएगा। मेरी शादी छोटी उम्र में हुई थी, किसी बात की समझ नहीं थी, टेंशन में हूँ। आगे और लिखती हैं कि मेरे हस्बैंड कहते हैं पंडित का श्राप लगा इसलिए बच्चे नहीं हुए। लेकिन मज़े की बात है कि इनके हस्बैंड की बहन, उनकी बुआ, उनके भी बच्चे नहीं हैं। तो ये कभी कह भी देती हैं कि उन्हें किसका श्राप लगा, उनकी शादी में तो सब ठीक था। तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता, उल्टा वो चिढ़ जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे ऐसे लोग भी हैं। पहले तो जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये एक रियलाइजेशन ज़रूर हो रहा होगा मेरे पूरा क्वेश्चन सुनने के बाद कि किस किस प्रजाति के और किस हद तक बेवकूफ़ लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। जब आपको लगता है ना कि सब कुछ आपने देख लिया, इससे ज़्यादा क्या होगा, तभी एक नया किस्सा आ जाता है निकल के। ठीक है, अभी इसमें क्या ही कर सकते थे। एंड में यही है कि भले हमें लग रहा है हमारे पिता ने गलती नहीं की, लेकिन उस आदमी की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए हम कह दें कि ठीक है, हाँ जी उनकी गलती थी। भाभी को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर कर सकते हो कि भाई सन की आदमी है, मेरा गृहस्थी चल रही है, ख़राब हो जाएगी, तुम ये कह दो तो शायद उसका ईगो सेटिस्फाई हो जाए एंड हमारा रिश्ता जो है, मेरा आना जाना चलता रहे। बात पता है क्या है, मतलब जिस पंडित के वजह से ये इतना परेशान हो रहे हैं, इतने साल बाद पता नहीं वो पंडित जिंदा भी हो गए या नहीं। और ये महाराज अभी लिए ही बैठे हैं कि पंडित पंडित पंडित। हद हो गई यार, हद हो गई। खैर, अभी ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उम्मीद ये भी है कि छूट जाएं कुछ क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही सारे हैं। मे बी एक एपिसोड में कवर करना इतने लंबे में भी पॉसिबल ना हो, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी ईच एंड एवरी का जवाब देने की। ठीक है, तो ये है आओ बहन बातें करें का एपिसोड नंबर 154। चलो जल्दी से फटाफट आओ बहन बातें करें। आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है क्या? नहीं, ट्रीटमेंट तो ऐसा स्पेशल कुछ नहीं ले रही हूँ। जो क्योर स्किन वाला चल रहा है वही चल रहा है। बाकी हाँ, विंटर्स में देखो थोड़ा मुश्किल टाइम तो होता है स्किन के लिए भी, बालों के लिए भी, क्योंकि गर्म पानी शुरू हो जाता है नहाने में। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर ड्राइनेस हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ चिकनी चीज़ लगाएंगे, मॉइस्चराइज़र या कुछ भी। और अगर उसमें थोड़ी सी भी चूक हो गई तो फिर वो उल्टा डर्ट को अपनी तरफ खींचती है और स्किन प्रॉब्लम बजाय ख़त्म होने के, ड्राइनेस वाली, और उल्टा बढ़ जाती है। मेरा तो क्योर स्किन वाला हिसाब बिल्कुल ठीक बैठा हुआ है। क्योर स्किन की जो सनस्क्रीन है वो अगर आप लगाते हो, या फिर जो उसका मॉइस्चराइज़र है वो अगर आप लगाते हो, आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी रहेगी, प्लस ना तो वो डर्ट को अट्रैक्ट करती है, लाइट वेट है। क्योंकि क्योर स्किन ऐप एक कस्टमाइज्ड स्किन केयर ऐप है, जहां पर ऐसे ही रैंडम प्रोडक्ट नहीं बल्कि आपकी स्किन के एनालिसिस के बाद आपकी स्किन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्पेशली कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा आपको रिकमेंड करे जाते हैं। तो जो चीज़ स्पेशली आपके लिए बनी है, ऑफ कोर्स उसका असर रैंडमली यूज प्रोडक्ट से कहीं ज़्यादा होता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है मंथली फॉलोअप, डाइट प्लान, रेगुलर चेकअप। इस डॉक्टर्स आपको हमेशा अवेलेबल मिलेंगे। आपको यहाँ पर डॉक्टर की फ़ीस नहीं देनी, आने जाने का खर्चा नहीं देना। जो केवल पे करना है वो प्रोडक्ट की फ़ीस है, वो भी इतनी अफोर्डेबल है क्योंकि एक किट जो इनकी नॉर्मल रेंज की है वो है ₹1700 की। एक किट थोड़ी सी एडवांस्ड है जो जल्दी से ही आपकी स्किन में 2 से 3 हफ्तों में ही असर दिखाना शुरू कर देती है, वो है ₹2200 की।
इस ऐप को यूज़ करना बेहद आसान है। आपको सिंपल से एक क्योर स्किन ऐप डाउनलोड कर लेनी है। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे वहाँ के डॉक्टर्स, आपके लाइफस्टाइल, आपके स्किन प्रॉब्लम, आपके खाने पीने या आपके एलर्जीज़ के बारे में। उसके बाद वो आपका स्किन का टेस्ट लेंगे, जिसमें आपको फ्रंट और साइड फेस की अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होती है। फ़ोटो बिल्कुल सुरक्षित रहती हैं। उसका एनालिसिस करके फिर आपके स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वहाँ पर बैठे हुए डर्मेटोलॉजिस्ट आपके प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करते हैं, आपकी किट रिकमेंड करते हैं। आप उसको ऑर्डर कर देते हो। 2 से 3 दिन में आपको किट मिल जाती है विद ईच एंड एवरी डिटेल कि कैसे कैसे प्रोडक्ट आपको यूज़ करने हैं। आप उनको रेगुलरली यूज़ करना शुरू करते हो एंड यू आर इंजॉइंग योर गुड स्किन। स्किन के अलावा यहाँ पर बालों का भी ट्रीटमेंट है। अगर आपको बालों से रिलेटेड कोई इशू है तो आप उसके लिए भी ट्रीटमेंट ले सकते हो। अब जब आप किट ऑर्डर करेंगे तो स्क्रीन पर मेरा कोड फ्लैश हो रहा होगा, उसको अप्लाई कर देना तो 100 रुपये आपके किट वैल्यू में और कम हो जाएंगे। ऐप का डाउनलोड लिंक आपको पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी। तो प्लीज़ डू चेकआउट एंड एन्जॉय हेल्दी स्किन। है ये मैंने बहुत लंबा है, लेकिन मैं जब आधा पढ़ चुकी थी तो मैंने आधा भी पढ़ लिया। इनके जो नंद और नंदोई हैं वो इनकी बिटिया को ले जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए कोई चीज़ या वो, लेकिन वो ड्रिंक भी करते हैं, देर में लाते हैं। तो जैसा आजकल ज़माना चल रहा है उस हिसाब से इनको चिंता होती है अपनी लड़की की। अब जब ये वहाँ से उसे बार बार फ़ोन कर रही थी एक ओकेजन पे कि लाई नहीं 8 बजे का कहते कहते 11 बज गए। तो इन्होंने क्या किया कि ड्रिंक व्रिंक का सोच के ये 11 बजे अकेली ही पैदल अपनी लड़की को लेने के लिए चली गई। हस्बैंड को कॉल किया तो बोले तुम अपनी मम्मी के यहाँ चली जाओ, तुम्हारे घर पे कॉल करता हूँ। मम्मी को कॉल किया, मैं रो रही थी, मतलब हस्बैंड वहीं पे थे। अभी क्या है, ये बेटी को लेकर रूम पर आई, ननद भी बोल रही थी तू चली जा। अब मैंने उनसे शार्प कह दिया कि श्राप दे दिया तुम्हें, एक माँ का तड़पाया है, तुम भी तड़पोगी। हस्बैंड भी थे वहाँ पर, नंद की वजह से ही हमारे झगड़े होते हैं, वो बहुत चंट चालाक है। अब देखो ये है ना, ब्लॉक कर दिया, 8 दिन अकेली रही। इनका कुल मिला के जो मुझे समझ में आ रहा है सारी चीज़ें, इवन कमेंट लिखने में भी बहुत सारी चीज़ें एकदम दिमाग में चलती हैं और बजाय पिन पॉइंटेड होने के कुछ भी कभी भी कर देती हैं। अगर मेरी बेटी को लेके मुझे चिंता है, किसी रिलेटिव को लेके मुझे लग रहा है कि नहीं है गड़बड़, भले उसका बाप जा रहा है, बाप बहुत लापरवाह होते हैं, कितने सुने हैं। और ड्रिंक करने के बाद इंसान को अपना होश नहीं रहता, तो बच्चों का ख्याल वो क्या ही रखेगा। तो अगर आपको स्टैंड लेना था ये कि रात को 11 बजे आप पैदल चलेगा, आपको इतना ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी बेटी का, इतना नहीं हो रहा आपसे कंट्रोल, आपको चिंता है, जो भी है, मैं मना नहीं कर रही कि गलत है, लेकिन उस टाइम पे ये रिजिडनेस आपको भेजने के टाइम पे कर देनी चाहिए थी कि नहीं, मतलब नहीं, मेरी लड़की नहीं जाएगी। 1-2 बार मैं देख चुकी, गड़बड़ लगता है, कल को कुछ हो जाए उसके बाद मैं रोऊं पीटूं या कुछ सीन हो, इससे बढ़िया मैं नहीं अभी नहीं ले जाने दूंगी। आपको वहीं पे ही कर देना चाहिए था तो बात ख़त्म हो जाती। अब क्या हो रहा है, तमाशा भी हो गया एंड सभी कुछ हो गया। आप शांत रहो, आगे से ये है लड़की के लिए सिंपल, आपने भी स्टैंड ले लिया, जो कुछ भी है अभी अपनी मैरिड लाइफ वापस लाइन पे लाओ एंड आगे से स्ट्रिक्ट रहो इस चीज़ पे कि शादी रहे ना रहे, भाई लड़की को मैं अपने तरीके से रखूँगी, कल को कुछ होगी गड़बड़ तो फिर वहाँ पे अपना पॉइंट पीछे मत लो, लेकिन अपनी शादी पहले ठीक करो और थोड़ा सा दिमाग को शांत करो अपने। नेक्स्ट, अब ये एक और क्वेश्चन है कि जब उनकी दीदी मेरी सास को अपना बेटा अभी भी 1 साल का लगता है, वो मुझे और सबके सामने बार बार बोलती है कि इसको मालिश किया कर, बॉडी में मैल जमा हो रहा है, उतार दे, पैर नहीं दबाती एंड ऑल दैट। होती है ना इस तरीके की कई सास हैं ऐसी, और पति भी कि करवाते हैं इस तरीके से काम। अब उसमें क्या है कि जो अपने पति की मज़े की बात देखो, इज्जत नहीं कर रही है नमूना। अब क्या है, आपके पास सीधा हिसाब है कि आप जो मुझे कह रही हो करने के लिए, आप कितना कर रही हो, सीधा बोल दो। आदमी है पूरा मेरे बराबर का, हो सकता है मतलब 90% तो पति बड़े ही होते हैं, 99%। तो मेरे से बड़ा एक इंसान है वयस्क, वो कोई बच्चा नहीं है जिसके मैं मालिश करूं या पैर दबाऊं या कुछ करूं, अपने आप कर सकता है वो। इतना पैर दबाने का दर्द है भाई, मसाजर लेके दे दो, कुछ कर लो, आदमी खुद ले सकते हैं। तो ये एक चीज़ होती है ना कि आपको भी अगर कहीं ना कहीं वो चीज़ लग रही है कि हाँ कर दूं क्या, या कर देना चाहिए, या होता तो है, तो आप झुक जाओगी। लेकिन एक सिर के ऊपर से जा रही है आपके चीज़ की, चला ये क्या बकवास है, तो आप उसके बिल्कुल नहीं करोगी। तो आप सीधे बोल दो कि जो करने के लिए कह रही हो आप खुद कितना कर रही हो, ये पूरा बड़ा आदमी है, मैं नहीं करूँगी, बस बात ख़त्म हो जाएगी वहीं पे। कलेश होगा, जो होगा मुंह बनेगा, बनता रहे, लेकिन जब हमें करना ही नहीं तो हम नहीं करेंगे ना। खाना बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, घर साफ़ कर रहे हैं,
ये नॉर्मल काम है, चलो जी वो बाहर का आदमी देख रहा है, ड्राइविंग कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, जो कुछ भी है बाहर से देख रहे हैं। अगर हम होम मेकर हैं, पैसे कमा के ला रहे हैं, तो ये काम होगा कि चलो जी गृहस्थी के 10 काम है, 5 तुमने कर लिए, 5 हमने। अब ये कौन सा तरीका है कि हम तुम्हारे शरीर के मैल भी हम ही उतारेंगे? बकवास। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरे हस्बैंड फोर्स में है, मेरी शादी को 18 साल हो गए, 2 बच्चे हैं, सब कुछ अच्छा है। समस्या है मेरे हस्बैंड पिछले 5 साल से ड्रिंक करने लगे हैं, कहती हूँ तो कसम खाकर कह देते हैं अब नहीं पीऊँगा, रोज़ नहीं पीते, महीने में 2 महीने में किसी पार्टी फंक्शन में पी लेते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब जब लास्ट बार उन्होंने पी तो मेरे से झगड़ा हुआ, लास्ट चांस मांग रहे हैं, क्या मुझे उन्हें एक चांस दे देना चाहिए? प्यार बहुत करते हैं। दे देना चाहिए, क्योंकि जितना मुझे पता है आर्मी वालों को तो, जहाँ तक मेरी मतलब, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उनको कोटा दिया जाता है इस तरीके का कि वो एक लिमिट में ड्रिंक कर सकते हैं या कुछ है उस तरीके से, है ना। तो अगर आदमी अगर शराब पीने के बाद महीने में 2 महीने में एक बार पी रहा है, लेकिन शराब पीने के बाद वो कोई उल जलूल हरकत नहीं कर रहा, आपकी सार्वजनिक बेइज्जती नहीं करा रहा, ये है वो, और बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो कहीं ना कहीं वही है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता सिवाय एडजस्ट करने के, है ना। लेकिन हम एडजस्ट ये कर रहे हैं, ये उनको ना पता लगे। उनके सामने आपको यही दिखाना है कि आपको बुरा लग रहा है, आप मतलब हर बार कह रहे हो कि नहीं देखो मैंने आपसे मना किया था ये वो, लेकिन अंदर कहीं आपको भी ये है कि बाकी चीज़ें ठीक ही हैं। अब आप इस एक चीज़ के पीछे सोच के देखो, जितना ज़्यादा कलेश बढ़ाओगी या शादी छोड़ोगी या कुछ भी करोगी, वो वर्थ नहीं है ना। तो अच्छा अगर प्यार से मान जाएं, कम कर दें और कम कर दें, लेकिन अगर नहीं भी छोड़ते तो देखो शराबियों का मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी क्वेश्चन आता है मेरे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मैंने देखी है हर तरीके की पत्नियाँ, प्यार से भी समझा लिया, लड़के भी समझा लिया, गरीबी में भी रह लिए, अमीरी में भी रह लिए, लेकिन जिसको एक बार लत लग जाती है, विल पावर जिसकी कमज़ोर है, वो नहीं छोड़ पा रहा, वो नहीं छोड़ता। तो आप कह ही सकती हो और उम्मीद करो भगवान से कि आपके प्यार की वजह से वो थोड़ी सी और कम कर लें। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी सास ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया और मैंने बता दिया कि वह चीज़ तुम्हारी बेटी लेकर गई है। मेरी सास का और मेरा झगड़ा हो गया, झगड़ा हुआ, फिर मैंने ससुर को घर पर बुला लिया, उसको सारी बातें बता दी। उसने मेरी सास को समझाया, लेकिन मेरी सास समझ नहीं रही थी, तो उसने मेरी सास के भाई को बुला लिया। अब मेरे पति कहता है कि मेरी माँ की बेइज्जती हो गई, कि रिश्तेदारों को पता चल गया। ये खुद चीज़ लड़की को देती है और नाम भूखा लाती है। अब वह बार बार मुझे मारने की धमकी देता है, बताइए क्या करूँ? अब तुम्हें क्यों मार रहे हैं भाई? आराम से ही कहो ना कि अब क्या करूं मैं, मुझे अपनी इमेज बचाने के लिए जो करना पड़ा वो मैंने किया, मुझे थोड़ी पता था कि इतना हो जाएगा बवंडर। अब हो गया तो हो गया, आगे से तो पक्की बात है कि मैं नहीं करूंगी, और उम्मीद यही है कि वो भी आगे से पलट के नहीं बोलेंगी। उन्हें एक बार बातों से कन्विंस कर दो, आपके मरने से या आपको मार देने से क्या ही सही हो जाएगा, उनकी इतनी बुद्धि नहीं चल रही। मतलब फिर एक केस कि गलती माँ की है, मार तुझे दूंगा। वाह, उनको कन्विंस करो ये चीज़ कह के कि मुझे मारने से क्या ही हल होगा, तुम्हें होगी जेल, और तुम्हारी माँ की जो बेइज्जती हो गई वो बढ़ेगी, कम नहीं होने की। नेक्स्ट, मैं एक दिन लेट सोकर उठी तो ससुर ने हस्बैंड को बोला इसको इसके घर छोड़िया। बहुत बढ़िया, शानदार, आज तो एक से एक क्वेश्चन आ रहे हैं। लगता दुनिया के कितने लोग भैया कैसे करेंगे ये। हस्बैंड ने मेरे को बोला भी कि चल, पर मैं ज़बरदस्ती नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं। उस दिन के बाद से मेरी हस्बैंड से कोई बात नहीं होती, ना वो खाना मांगते हैं ना मैं देती हूँ। 4 दिन हो चुके, उनने घर पर खाना नहीं खाया। बीच में मेरे को फीवर हो गया था, ना वो मेरे लिए दवाई लेकर आए। शुरू में ससुर भी बात नहीं करते थे मेरे से, पर अब वो करने लग गए। पर हस्बैंड बिल्कुल चेंज हुए लगते हैं, ऐसे में क्या करें? शांति रहोगे? कोई खुद ही अगर बावला हुआ फिर रहा है तो आप उसको क्या ही कह के शांत करा दोगे? अब जस्ट वेट एंड वॉच। और जिस बुढ़ऊ की वजह से राड़ पड़ी थी वो बोलने लगा तो बोल ले, धीरे धीरे बेटा भी बोलने लगेगा। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, क्योंकि आपकी अल्टीमेटली गलती कहाँ थी? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया था? ये वही क्या है, मतलब ससुराल है क्या है, मेरी समझ में नहीं आता। एक दिन लेट उठे घर से बाहर निकाल, मतलब रिजिडली बोलूँ ना तो ऐसे घर से निकल जाना ही सही है। घर है क्या है ये? नेक्स्ट, मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, उस कंट्री ने ट्रैवल बैन लगा दिया है बिकॉज ऑफ कार एक्सीडेंट। दूसरे ही कार में नुकसान हो गया था, पैसे दे नहीं रहे, पर क्योंकि कोई काम नहीं देता वो बहुत, और काम इसलिए नहीं देते कि सारी आईडी बैन हो गई हैं। वो बहुत तकलीफ़ में हैं, पर घर वाले मुझे मनहूस बोलते हैं, ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं बहू नहीं कोई नौकरानी हूँ।
जो 2 वक्त के खाने पे काम करती है, कोई इज्जत नहीं घर में। मैं हस्बैंड से भी सारी बात नहीं बता सकती, घर में शादी है, सबको कपड़े दिला दिए सास ने, अपने बच्चों को, बहू को, पर मेरे बच्चों को और मुझे नहीं। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है और वो कहती है कि जल रही है। मैंने हस्बैंड, बच्चे और खुद की अच्छी लाइफ के लिए चैनल स्टार्ट किया, पर बहुत टेंशन में हूँ कि नहीं हो पाया तो। मेरे हस्बैंड 2 साल से फंसे हैं, मेरी हालत बहुत बदतर है। मैं किसी के घर का काम भी नहीं कर सकती क्योंकि गांव में मेड का सिस्टम नहीं है। आप देखो, जैसे चल रही हो चलती रहो। रही बात इसकी कि घर में शादी है, अगर मेरे घर में इतनी क्राइसिस है मेरे हस्बैंड के साथ, तो घर में शादी है तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी अलमारी बिल्कुल खाली पड़ी होगी। किसी डॉक्टर ने नहीं बताया, किसी संविधान में नहीं लिखा कि हर शादी में हम नए कपड़े ही पहनेंगे। अगर आपके पास नए कपड़े नहीं हैं, सास ने नहीं दिलाए, आप अपने पुराने कपड़ों से भी आप चाहें तो बहुत अच्छी बन के, और अगर उन्हें जलील करना है तो आप बेकार बन के भी जा सकते हो। कि क्या करें, हमारा पति तो यहाँ पे है नहीं, हमें दिलवा ही नहीं गए। 4 लोग देख के कहेंगे ना कि भाई कैसे घूम रही है ये। या फिर आपको रखना है कि ठीक है आपके पास होंगे इतने कपड़े, हर महिला के पास होते हैं, तो अपने पुराने कपड़ों को ही तरीके से पहन के तैयार हो के शादी अटेंड कर लो। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली, जब लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम चल रही हो तो शादी में हमने क्या पहना है ये आप सोच के देखो, ये मैटर करता है। ये सिर्फ हमारे यहाँ है दिमाग में, हमने क्या पहना है, हमने नया पहना है नहीं पहना है, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। प्रेजेंटेबल लगने चाहिए, सुंदर लगने चाहिए, भले आपने वो साड़ी 10 बार पहनी हो। ये एक्चुअल बात है, ठीक है ना। तो इतना स्ट्रेस कपड़ों वपड़ों का तो लो मत। और दूसरी चीज़, जो चैनल चला है, बनाया है, उस पर मेहनत करती रहो। किस्मत अच्छी होगी चली जाएगा। मेहनत और कंटेंट होना चाहिए, किस्मत उसके बाद आई जाएगी, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है, आपके हस्बैंड की जो प्रॉब्लम्स है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो खुद ही सॉल्व करेंगे। तो उस तरफ से अपना ध्यान, स्ट्रेस लेने की कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप अपना पूरा ध्यान अपने चैनल पे लगाओ। अगर ग्रो कर गया तो आप अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली भी हेल्प कर पाओगे, आपका लाइफस्टाइल भी सुधर जाएगा। और रही बात इनकी कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें इनके हाल पे छोड़ दो। बुरे टाइम में कोई अच्छे से बिहेव कर ले ठीक है, नहीं करा वो उसका कर्मा है। हमें तो बस ये देखना है कि अब इस टाइम को निकालना कैसे है। नेक्स्ट, मेरे हस्बैंड 4 भाई हैं, उनमें से 2 कॉलेज में पढ़ते हैं। उनको लोन लेकर पढ़ाना, डेली का खर्चा देना। हमारी लव मैरिज हुई है। मेरे ससुराल में मुझे सब पागल समझते हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। जब भी मेरे हस्बैंड से उनके फैमिली वाले रुपया मांगते हैं, दे देते हैं। मैं पिछले 4 साल से दिल्ली में रहती हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ और अपना सेव करती हूँ। मेरी सास के पास 2 बहू ऑलरेडी हैं, फिर भी मेरे हस्बैंड को बोलती है उसको यहाँ रह के क्यों नहीं जाता, उसको यहाँ भेज। मुझे उनके पास जाने का नाम से ही हाथ पैर कांपते। एक बार मेरी सास ने हाथ भी उठा दिया था। मैं इकलौती हूँ अपने माँ बाप की, मुझे इनकी फैमिली से डर लगता है, फ्यूचर सोच के डर लगता है। पिछले 3 साल से मुझसे कोई बात नहीं होती ससुराल वालों से। ना हो, आप अपनी गृहस्थी में इंजॉय करो। और दूसरी चीज़, अपने हस्बैंड के साथ इतना अच्छा रखो, सब कुछ इतनी बढ़िया रहो। केवल इस एक बात पे, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा ना कि हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, केयरिंग है, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही उनके घर वालों के बारे में कुछ बुरा बोलोगे ना तो वो एकदम काटने को आते हैं। सेम चीज़ आप रखो अपने लिए कि भाई आप अपने हस्बैंड को बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ, खिलाओ, रोमांस, आपका बॉन्ड बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे ही कहें ना कि मेरे घर जाके रहने की बात है, तभी खटका डालो, तो उनको समझ में आ जाएगा कि यार इतनी बढ़िया गृहस्थी चल रही है मेरी, वहाँ भेजने के चक्कर में कलेश होता है तो मैं ना करूँ। सेम चीज़ पत्नी वाली उनको भी समझ में आएगी, ठीक है ना। तो अपनी गृहस्थी बढ़िया चलाओ, जैसे कहते हैं बढ़िया, मज़ा आना चाहिए जिसमें। तो अपने आप वो कहना ही बंद कर देंगे, वहाँ खुद ही वो पकड़ाई आया करेंगे कि क्यों नहीं आएगी। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं बहुत डरती हूँ इस चीज़ से कि जो गलत है उसे गलत बोल दूँ, कहीं उसे बुरा ना लग जाए, कहीं ये लड़ाई ना शुरू कर दे। कई बार मुझे कोई डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा देते हैं उस बात को जो मैंने किया भी नहीं, तो मैं बोल ही नहीं पाती, रोने लगती हूँ, सोचती हूँ ऐसे कैसे बोल दिया। और अगर कोई मेरी तरफ देखने लगता है तो मैं नज़र ही नहीं उठा पाती, चाहे वो मेरी देवरानी ही क्यों ना हो। इस वजह से लोग मुझे गलत साबित कर देते हैं। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बचपन से ही बहुत एक्सट्रोवर्ट थी। स्कूल में, कॉलेज में सवाल और जवाब का भंडार होता था। अब सहेलियाँ भी बोलती हैं कि तू वैसे भी बहुत अच्छी थी, हंसते हंसाते ही रहा कर, तुझे देखकर हम कॉपी करते थे और तू हमसे भी बेकार हो गई। कॉलेज टाइम में वो मेरे जैसा बनना चाहती थी, वो तो 80% बन गई, पर मैं खो गई। स्कूल में सारे खेलों में पार्टिसिपेट करती थी, सिंगिंग में इतनी अच्छी थी, मेरे टीचर सबसे पहले मेरा नाम लेते थे। आई वॉज द बेस्ट, बट माई पेरेंट डिडंट अंडरस्टैंड वॉट आई वॉन्ट। मेरी शादी कर दी इन एज 17, पता नहीं क्यों मैंने इनकार नहीं किया, मुझे कुछ करना था। 8 साल बाद फिर सब याद आ रहा है, व्हाट कैन आई डू नाउ। आप ये कर सकती हो जी,
अपने, अब ये आपको कोई देख रहा है, आप जवाब नहीं दे पा रही है, वो जब आपको अपनी पुरानी बातें इतने अच्छे से याद है ना, तो 2-4 बार बजाय फैमिली मेम्बर के बाहर जब निकलो कहीं और हो, सेम ट्रीटमेंट लोगों के साथ उतना ही कॉन्फिडेंट होकर बात करना, किसी को जवाब देना है, किसी से डील करना है, थोड़ा थोड़ा अपने में धार लगानी वापस शुरू करो, क्योंकि ओरिजिनल आप वही हो, केवल एक लेयर चढ़ा दी है जिससे जंग लग गया आपके ऊपर। तो जब आप वापस आओगी फॉर्म में, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। किसी पुरानी चीज़ को बदल के नया करना बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी पुरानी चीज़ को जस्ट साफ़ करना है, वो ओरिजिनल है अच्छी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर अब जागी हो तो अभी जाग जाओ, और जो थी पहले वैसे ही बोलना शुरू करो लोगों के साथ। अगर आपको घर वालों से डर लगता है तो अनजान लोगों के साथ वैसे ही बातें करना शुरू करो, धीरे धीरे आप खुल जाओगे, वापस आ जाओगे अपने फॉर्म में। एक होता है, वो एक फेज़ होता है ना, जाके इतना मैनिपुलेट कर दिया जाता है ससुराल में पहले पहले जाके, कि अगर आप अलर्ट नहीं हो अपनी पर्सनैलिटी को लेके, वो आपको कुचल देंगे। तो वो हुआ है आपके साथ, और कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुचली हुई पर्सनैलिटी वापस आएगी, नहीं आएगी। बस ये तैयार रहो कि किसी का मुंह बन रहा है, बनने दो। अब आपने पहली लाइन ये कही ना कि किसी को बता नहीं पाती कि वो उसे बुरा लग जाएगा। अरे तुम किसी को झूठे को झूठ बताओगे उसका कि तू झूठ बोल रहा है, या कोई चोरी कर रहा है, तुम उसे कहोगे कि तू चोरी कर रहा है, तो वो खुश थोड़ी होएगा, उसे तो बुरा लगेगा ही। ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो उसके बुरा लगने का ठेका हमने थोड़ी ले रखा है। नेक्स्ट, हेलो मैम, आप कह रहे हो हस्बैंड को बताओ कि क्यों सेक्स नहीं करना, नहीं करता मन। मैंने उनके रीज़न दे चुकी हूँ, लेकिन वो मानते नहीं, हर बार कहते हैं ठीक आगे से ऐसा नहीं होगा, अब मान जा। लेकिन 2-3 साल से चल रहा है, कर लेंगे पैर वह काम, मैंने जो कहा था उस बात पर ध्यान नहीं देना, फिर हमारी वही लड़ाई। इन सबसे थक चुकी हूँ इस बार, हर बार ऐसा ही करते हैं, क्या करूँ। तो मना कर दो, पहले जो आपको अपना काम करवाना है पहले वो प्रैक्टिकली करवा ही लो। जब हर बार और कई बार ऐसा हो चुका कि कह देते हैं मैं कर दूंगा काम तेरा एंड अब मान जाइए वो, तो फिर ये है कि अब नहीं, हर बार पहले मैं मानती हूँ, आप पलट जाते हो। इस बार पहले आप वो काम करके दो जो भी आपको करवाना, उनसे अंडरस्टैंडिंग है या कोई और चीज़ थी, तो इस बार रिजिड हो जाओ कि नहीं, लड़े मरे पहले, अब की बार पहले मेरी बात मानी जाएगी। नेक्स्ट, राधे राधे दी, मैं आपकी बहुत पुराने सब्सक्राइबर हूँ, आपकी एक भी वीडियो मिस नहीं करती, आपने मेरी लाइफ बदल दी है। शादी को 11 साल हो गए, सास जेठानी मिलकर गेम खेलती हैं, हस्बैंड मारते हैं, लखनऊ CMS में भी पढ़ाया है। मैं MSc B.Ed हूँ, हस्बैंड बहुत बदतमीज़ी करते हैं, 2 बेटे 10 और 8 साल के हैं, बड़ा वाला बहुत बदतमीज़ी करने लगा है, बात नहीं सुनता, तू तड़ाक करता है, मुझे भी गुस्सा आता है तो मैं भी पीट देती हूँ, पर अब चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। देखो ऐसा है, बच्चे जब देखते हैं ना हमारी माँ की कोई और इज्जत नहीं कर रहा, तो वो दोनों तरफ जा सकते हैं बच्चे। हो सकता है वो माँ के लिए सिंपैथी रख लें और बाकी लोगों के खिलाफ जहर उनके दिमाग में रहे, हो सकता है वो बाकी लोगों के साथ मिलके माँ को ही उल्टा सीधा बकने लगे, है ना। तो दोनों ही तरीके के बच्चे होते हैं, दोनों ही तरीके की सिचुएशन होती हैं। अब आपके बच्चे रिवर्स में जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है घर में कोई नहीं पूछ रहा तो हम भी अपनी माँ के साथ उल्टी सीधी बात करें। ऐसे टाइम पे जो मुझे कन्वीनियंट ऑप्शन लगता है ना, वो ये लगता है जो हम माँ बन के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है ना, हमें उस अटैचमेंट को कम कर देना चाहिए। प्रैक्टिकली अब ये आप सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि अरे माँ कैसे पीछे हट सकती है, मैं कहूँगी हट सकती है। प्रैक्टिकली देख रही हूँ मैं लाइफ में कि माँ भी, जो कहते हैं ना माता नहीं होती कुमाता, माता भी कुमाता हो सकती है, माता भी अपना दिल पत्थर का कर सकती है, माँ भी अपने बच्चों को उतना ही निगलेक्ट कर सकती है जितना उसके बच्चे करते हैं उसे। तो जब हमारा बच्चा हमारी नहीं सुन रहा तो हम भी उसकी इतनी परवाह नहीं करें, जिस गली जा रहा है जाता रहे, जो कर रहा है करता रहे, पहले हम अपना ही संभाल लें, उसके बाद उसको देख लें। अगर वो पीटने से भी बाज नहीं आ रहा, सुन ही नहीं रहा, तो फिर उसको छोड़ दो उसके हाल पे कि भाई तू जान, तेरे पिताजी जाने। अब आपके मतलब ये ना लाइन जैसी मैं पढ़ती हूँ ना कि हस्बैंड पीटते हैं, भाई कैसे झेलते हो, कैसे रहते हो फिर उस आदमी के साथ, कैसे रहते हो उसके घर में, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर इतना ही हल्की बात होती ना ये, तो इससे नियम ना बनते। ये आपको जिसके साथ भी होता है ना यार, ये मारा पीटी, चाहे सास ने हाथ उठा दिया, सास कौन होती है हाथ उठाने वाली, हाथ उठाने के लिए फिर तुम आ जाते हो कि हम तुम्हारी माँ हैं, माँ ने हाथ उठाया होता तो तू ऐसे ही करती। माँ तो बाकी चीज़ें भी करती है, माँ को तो हमारी उंगली जरा सी कट जाए तो ही दर्द होने लगता है,
पट्टी लेके भागती है। तुम पूरे जख्म कर दो हमारे तो ना फ़र्क पड़े, पीटने के लिए तुम माँ के बराबर हो, प्यार करने के लिए तुम सास हो। सेम चीज़ पति, तुम्हें क्या हक बनता है, तुम हमें मारोगे। फेरे लिए हैं, जीवन साथी हैं, बराबर के भागीदार हैं, पीटने का कहाँ से आ गया सीन, किसने दिया अधिकार। तो ये जब पहली बार होता है ना यार, तभी मत सहा करो, बहुत रिजिडली इसका विरोध करो, ये चीज़ बढ़ती जाएगी। थप्पड़ मूवी याद है? अब जो लोग इस मानसिकता के होंगे ना, लगा होगा कि कैसे तमाशे कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो तापसी बिल्कुल वो थी कि बात एक चांटे की नहीं है कि कितनी तेज़ लग गया या क्या है, सबके सामने मार दिया, बात है ही नहीं उसकी कि मैं क्या हूँ, मतलब पंचिंग बैग हूँ, अपना सब कुछ छोड़ के हम घर गृहस्थी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एंड आपका चल रहा है चल रहा है चल रहा है, एंड आपने इतना मान लिया हमें हल्का कि आप किसी के भी सामने में थप्पड़ मार दोगे उस एक बात पे। मतलब हर कोई उस पिक्चर में सुन रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कमाता नहीं है, पीटता है, बहुत ज़्यादा वो करता है, दारू पीता है, कुछ नहीं करता। क्या हुआ? एक थप्पड़ मारा था, एक ही बार मारा था, लेकिन गलत है ना। जब आप उस एक गलती को माफ़ कर देते हो ना, चल जाता है, चल रहा है, कोई बात नहीं, रह रहे हो भाई, फिर वो होएगा, वो बार बार होगी वो चीज़, ये होता है। अब आपको वही है कि आप अपने लड़के की तरफ से अगर परेशान हो तो बीइंग अ मदर थोड़े से स्टिफ हो जाओ। जब पूरा परिवार एक सा है ना, तो बच्चा भी वहीं जाएगा। भूल जाओ उस चीज़ को कि वो आपके लिए बहुत कुछ करने वाला है, तो थोड़ा सा आप माइंडली शांत हो जाओगे। नेक्स्ट, मेरी शादी 2020 में हुई थी। शादी के समय पति ने अपनी एज और जिसके हिसाब से कुंडली मिली थी वो सब गलत थी। अभी मेरे पति की एज जो बताई थी उससे 10 साल ज़्यादा है। 2 बहनें हैं, शादी नहीं हुई किसी की भी। बहन 38 की और 26 साल के लड़के से शादी कर रहे हैं। हस्बैंड इज नॉट सॉरी, सेइंग मेरे पेरेंट्स से गलती हुई कि मेरी बहनों की शादी नहीं कर पाए टाइम से, तुम्हें साथ देना चाहिए, क्या करूँ प्लीज़ गाइड करें। अब 38 साल की या 26 साल के लड़के शादी करिए तो 26 साल का लड़का देख के गया होगा ना, मत पड़ो बीच में, करने दो। नेक्स्ट, मेरा एक बेटा है 13 साल का जिसे ऑटिज्म है। जॉब, होम मेकिंग, बच्चे की स्पेशल केयर, सब कुछ मिलाकर बहुत स्ट्रेस में रहती हूँ। वर्क प्लेस भी बहुत टॉक्सिक है, मुझे ज़्यादा छुट्टी की ज़रूरत होती है, उसे लेकर बहुत कलेश होता है। ऐसे बच्चों की माएँ ज़्यादातर नौकरी छोड़ देती हैं, पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कम होने के कारण छोड़ भी नहीं पा रही हूँ। स्टेट गवर्नमेंट टीचर हूँ, 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। बहुत प्रेशर है, ट्रांसफ़र चाहता नहीं दिया, डिप्रेस रहती हूँ, पर आपके वीडियो देखकर आशा मिलती है। बहुत सारे पेरेंट मुझसे सलाह मांगते हैं उनके ऑटिस्टिक बच्चों के बारे में। मुझे किताब लिखने की सलाह भी देते हैं, पर वक्त नहीं मिलता, लिखने में ज़्यादा समय लगता है। क्या मैं आपके जैसे वीडियो बना सकती हूँ? क्या इससे मॉनेटरी हेल्प हो सकती है? बच्चा कमा पाएगा भी या नहीं कुछ पता नहीं, उसके लिए पैसे भी जोड़ने हैं। यूट्यूब से आप मंथली कितना कमा लेती हैं? देखो, मैं मंथली कितना कमा लेती हूँ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपकी नॉलेज इतनी अच्छी है तो आप इस पर बेशक बना सकते हो, क्योंकि बहुत लोग इससे जूझ रहे हैं। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, डिपेंड करता है ऑन व्यूज़ कितने आते हैं और कितने आपके चैनल को देखने वाले लोग जुड़ते हैं आपके साथ। तो ऑब्वियसली अगर चैनल मोनेटाइज होता है तो पैसे आते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि कितना चलेगा, कितने वीडियोस देखे जाएंगे। ऐसी कोई फिक्स नहीं है कि इतने आएंगे ही आएंगे, लेकिन होती तो है मॉनेटरी हेल्प। नेक्स्ट, दी क्या एक घर में 2 मंदिर नहीं होने चाहिए? होते हैं, खूब होते हैं लोग। नेक्स्ट, हाय मैम, आप बहुत अच्छी और एडवाइस भी अच्छी देती हो। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे पापा ने मेरी छोटी सिस्टर की एंगेजमेंट करी। संगाई होने के बाद वे मुझे फ़ोन करके बोलती है मेरे से सगाई नहीं हो पा रही क्योंकि वो किसी लड़के से एंगेज है जो उससे 6 साल छोटा है। मैंने समझाया बात पहले बोलती तो कुछ होता, अब तुझे निभा लेना चाहिए। उसने सगाई कर ली। दूसरे दिन लड़के से फ़ोन करके बोलती है मुझे तेरी शक्ल पसंद नहीं। सगाई टूट गई। इससे पापा बहुत हर्ट हुए, रोए भी। उसका कहना था पहले उस लड़के के पापा रेडी नहीं थे, अब हो गए। देन हमने बात की, उसके पापा को बुला तो बुलाती नहीं और ना ही शादी के लिए रेडी है। बोलती है जिसे करना कर दो, मैं तो जाकर बैठ जाऊंगी। उसकी एज 32 हो गई, पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है। मेरी मम्मी नहीं है, पापा अकेले घुट रहे हैं। क्या पीहर के ऐसे मुद्दों पर भी साथ नहीं देना चाहिए? साथ तो देना चाहिए आपको दोनों साइड से। अब आपकी बहन भी एक तरफ आपसे बात कर रही है, आपके पेरेंट्स भी बात कर रहे हैं। अब जो मुझे समझ में आ रहा है, उसने वहाँ तो रिश्ता तोड़ लिया, जो मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों पढ़ते ये बात आ रही है। लेकिन जो वो 6 साल छोटा लड़का है ना, जिसके साथ वो इंगेज थी, उसने कहीं ना कहीं शादी के लिए या तो मना कर दिया होगा, वो ऐसे ही घुमा रहा होगा उसको, है ना। तो अब उसको क्या लग रहा है कि यहाँ से मना हो गई, अब उससे ही कर लूँ। इसीलिए अब वो इस बात पे आ गई है कि वो उसे ना बुला रही है ना कुछ है, और कह रही है कि जिससे करना है कर लो।
अब जिसको इसने मुंह पे बोल दिया कि मेरे को तेरी शक्ल नहीं पता, भाई वो तो करेगा नहीं, सीधी सी बात। मेल ईगो क्या, अगर लड़की को भी कोई बोल देगा तो भी समझदार लड़की नहीं करेगी ना। तो बात ये है कि भाई उससे पूछ लो कि उसने मना कर दिया तो क्या, तो क्लियर हो जाए, तो फिर ये यहाँ तो नहीं हो रही, फिर कहीं और रिश्ता ढूंढेंगे, ये होएगा। अब इन चीज़ों का और कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट, हाय सुनीता जी, और एफर्ट्स आर प्रेज वर्दी। मेरा सवाल है कि जब लड़की वालों को अपनी बच्ची के लिए लड़का देखना हो तो क्या क्या चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, और क्या ऐसे इंडिकेशन हो सकते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है, झूठ का सच बता रहा है। किन चीज़ों पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और क्या पॉइंट्स ओवरलुक किए जा सकते हैं। देखो जी, ये सारी चीज़ें ना पर्सनल होती हैं बिल्कुल, कि हमें क्या सबसे बुरा लगता है। सपोज़ करो हमारी लड़की को, मैं अपनी बताऊं, मतलब हमारे घर में जैसा था ना, तो कुछ लड़कियां होती हैं कि भाई पैसा कमाने वाला लड़का होना चाहिए, वो लुक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगी, है ना। लड़कों में भी यही होता है कि भाई लड़की घर गृहस्थी संभालने वाली हो, शक्ल थोड़ी कम भी हो, एवरेज लड़की भी चल जाएगी। कुछ बच्चों की फरमाइश रहती है कि नहीं, मेरा लाइफ पार्टनर ना सुंदर होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहे थोड़ी कम हो, पैसे थोड़े कम मिल जाएं, लेकिन मुझे सुंदर चाहिए। तो ये हर एक की ना अपनी एक ख्वाहिश होती है बच्चे की, और एक माँ बाप को अपने बच्चे की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो वो उसे चाहिए शादी में, एक तो वो बात कर लेनी चाहिए भाई पहले कि तू बता कि ये चीज़ तो तुझे चाहिए ही चाहिए। तो उस एक चीज़ को हम सबसे पहली प्रायोरिटी रखेंगे। दूसरी चीज़ कि किन चीज़ों को हम बिल्कुल अवॉइड ना करें। अब मान लो शराबी वाला पॉइंट है ना, तो एक होता है कि शराबी, जैसे मतलब मैं बात करती रहती हूँ लोगों से, तो मुझे सुनने में आ रहा है कि अब लड़की वालों को ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि अगर लड़का ड्रिंक करता है उन्हें पता लग गया तो उनको वो प्रॉब्लम ही नहीं हो रही। लेकिन हो सकता है किसी लड़की ने शराबी का इतना तमाशा देखा हो अपने परिवार में, कहीं जान पहचान में, कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हो एक शराबी पति के नाम से सुन के। समझ रहे हो। तो ये है कि आप बिल्कुल अपने बच्चे से बात करके पहले ये क्लियर करो कि उसको क्या चीज़ ज़रूरी चाहिए और क्या चीज़ ऐसी है जो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा या कर पाएगी। किसी को होता है कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी हो, अब आप उससे 8वीं फेल किसी बॉडम लड़की की शादी अगर कराने पाओगे, 8वीं फेल भी है बॉडम भी है, दोनों चीज़ें मैं अलग अलग करके, कई लोग ऐसे होते हैं 8वीं पास हैं लेकिन होशियार हैं, पढ़ाई छूट गई। कुछ ऐसे होते हैं कि 8वीं 10वीं पास हैं या फेल हैं लेकिन हैं भी यहाँ से खाली। तो अगर एक आदमी की इच्छा है कि भाई मैं बिल्कुल, मतलब मेरी बहू जो हो ऐसी हो कि मेरी पत्नी बिल्कुल बढ़िया स्मार्ट हो, मेरे साथ बातचीत कर सके कुछ टॉपिक पे, अब आप उसको ऐसी लड़की दे दो, ऑटोमेटिकली मामला ख़राब हो जाएगा। सेम चीज़ लड़की की होती है। किसी को चलता है कि 6ठी 7वीं फेल 8वीं फेल लड़का है, दुकान चला रहा है, बिजनेस चला रहा है, पैसे खूब है घर में, वो ओके है कम पढ़े लिखे आदमी के साथ। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी लड़कियां होती हैं जिसको नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि अगर मैं ग्रेजुएट हूँ मेरा पति पोस्ट ग्रेजुएट हो या एटलीस्ट ग्रेजुएट तो हो मेरे जैसा। तो ये डिपेंड करता है आपके बच्चों पे। रही बात झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, तो देखो जैसे हम ज़मीन मकान प्लॉट खरीदते हैं उसकी खोजबीन करते हैं ना, बैंक से करवाते हैं या 10 जगह जाके पता करते हैं, तो भाई यहाँ तो हम अपना बच्चा जोड़ रहे हैं तो 10 जगह पता करो, जहाँ वो काम करता है या करती है वहाँ जाके पर्सनली जाके मिल के देख के आओ ज़मीनी तौर पे। तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना डिटेक्टिव लेवल का, भाई वहाँ तक आपको करना पड़ेगा, अपनी तरफ से मेक श्योर करो। अब कोई सामने से इतना शातिर हो या आपके बच्चे की किस्मत ही ख़राब है, कम से कम ये गिल्ट नहीं रहेगा बच्चे को भी आपको भी कि हमने कोशिश नहीं करी थी, है ना। तो झूठ सच का तो यही है कि 1-2 जगह नहीं 10 जगह जाके कन्फर्मेशन करो। नेक्स्ट, जब कोई मेरे साथ गलत करता है तो फिर मैं उस इंसान की जमकर बैंड बजा देती हूँ एंड उसकी एक एक गलतियाँ गिनवा देती हूँ, बट प्रॉब्लम ये होती है कि अपनी टोन कंट्रोल नहीं कर पाती, जिस वजह से सही होते हुए भी गलत साबित हो जाती हूँ। ये टोन एंड गुस्सा कंट्रोल करके अपनी बातें सही से बोलने के लिए क्या करूँ। बिग बॉस देखो, उसमें यही सीखने को मिलता है कि बात ठीक भी हो लेकिन टोन गलत है तो कितना बुरा जाता है। नेक्स्ट, दी मेरे स्कूल के स्टाफ में एक सर हैं, अब मेरी जिस फ्रेंड को मैंने स्कूल का चार्ज दिलाया था वो मैंने उन सर के साथ नाम जोड़ने लगी है। मेरे हबीबी नहीं है, एक ही स्टाफ में रह के बात तो करनी पड़ती है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। देखो, नाम जोड़ने वाले ही मैं हमेशा कहती हूँ, अगर हमारे हाव भाव, हमारे बात करने का तरीका, हमारे पहनने का ओढ़ने का तरीका एक सर्टेन वे में बड़ा डिसेंट सा है तो कोई अगर नाम जोड़ता भी है और जब ऐसी कोई बात है नहीं तो वो चीज़ आएगी
हवा की तरह और उड़ के चली जाएगी। लेकिन अगर हमारी हाव भाव, हमारे कपड़े पहनने का तरीका, हमारे बात करने का तरीका, किसी भी तरीके से ऐसा जाता है सिग्नल कि हाँ ये इस तरीके की हो सकती है करप्ट लेडी, तो फिर कहीं ना कहीं वो बात थोड़ी सी लंबी चलती है, चाहे हमारा कुछ भी ना हो एक्चुअल में। तो इट्स ऑल कि हम बिहेव कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पे फेमिनिज्म वाली बात नहीं है या कुछ है कि जी छोटे बच्चों के साथ रेप हो जाता है। एक बार आया था क्वेश्चन कि उनके कपड़ों में क्या होता है ये वो। देखो, मानसिक विक्षिप्त हर जगह होते हैं, और जो रेप करते हैं वो दिमाग से बीमार लोग होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम जो जेन्युइनली सभ्य लोगों के समाज में हम रह रहे हैं, एक नॉर्मल आदमी की बात मैं कर रही हूँ, वहाँ पर मैटर करता है कि महिला कैसे कपड़े पहनती है, उससे भी ज़्यादा वो कैसे बात करती है। मैंने देखा है कुछ लोगों को एक्चुअल में कुछ नहीं है किसी के साथ कि हाँ बहुत मतलब वास्तव में कोई संबंध है कुछ है, लेकिन बात ऐसे करेंगी, आंखें ऐसी चलाएंगी जिस टाइम मेल से बात करती हैं, इतने इस तरीके से हाव भाव उनके चेंज होते हैं कि अंधा भी कहेगा कि यार ये लेडी सही नहीं है। मतलब औरतें भी कहेंगी, आदमी भी कहेगा। ये होती है चीज़ प्रैक्टिकली। तो आपको सिर्फ, अगर आपके ऊपर कोई नाम लगा रहा है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपके हाव भाव, कपड़े पहनने का तरीका, बात करने का तरीके से कहीं भी कोई भी क्लू इस तरीके का ना जाए। आप पिन पॉइंटेड बात कर रहे हो, आप नॉर्मल बात कर रहे हो। हंसी भी कितने तरीके की होती है आप खुद समझती होंगी, है ना। तो एक ऐसा नहीं है कि स्टाफ में हम तरीके से रह नहीं सकते बिना अब बोझ लगवाए, रह सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने उस पर भी कंट्रोल रखो कि हम बिहेव कैसे कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर कोई नाम जोड़ रहा है तो जोड़ने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उठेगी बात, जब उसमें दम नहीं है वो वापस गिर जाएगी। दीदी मेरी 2 साल की बेटी है, बहुत परेशान करती है। मैं कोई काम करने लग जाऊँ रोने लगती है, जिस कारण मैं उसकी पिटाई कर देती हूँ। बाद में बहुत बुरा लगता है, क्या करूँ। घर में सिर्फ मैं ही रहती हूँ और हस्बैंड काम पर होते हैं, काम भी करना पड़ता है, मेड भी नहीं मिलती। क्या करूँ, काम भी हो जाए और बच्ची को भी ना मारूँ। भाई ये तो मैनेज करना पड़ेगा। देखो, और काम, क्या काम ऐसा है कि 2 साल की बेटी है अगर, तो उससे इम्पोर्टेंट है। अब खाना वाना है, जब वो सो जाए तब बनाओ, या फिर उसको वहीं पे किचन में कई लोग बैठा लेते हैं, स्लैब व्लैब पे, मैं बिठा लिया करती थी कई बार। तो थोड़ा सा ये आपको एक आदत सी तो देखो उस टाइम पे हो जाती है। हम बच्चे के बिना कुछ काम कर ही नहीं सकते, हैबिट हो जाती है। उसके साथ भी लगातार हाँ हूँ करते रहेंगे और काम करते रहते हैं, हाथ चलते रहते हैं। तो वो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा इसे बच्चे की गलती नहीं है। कुछ बच्चे खेलते रहते हैं और कोई हो उसके साथ खेलने वाला, अब कोई और नहीं दिख रहा होगा तो उसे मम्मी चाहिए। तो उसका तरीका यही है। जैसे मेरी भाभी थी, मैंने देखा था, तो मेरी भतीजी को वो कटोरी चम्मच दे के बैठा देती थी, तो वो उसे ही बजा बजा के अपना खेल रही है, किचन के आगे बैठ के भाभी अपना किचन का काम कर रही है। जबकि हमारी सबकी इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली थी, लेकिन वो बिटिया उन्हीं के पास ही जाने को जिद करती थी, नहीं रुकती थी ज़्यादा किसी के पास। तो वो उसे वहीं बैठा लिया करती थी और कटोरी चम्मच दे दी और वो खेल रही है। तो बच्चा है, उसको अपने साथ किचन में किसी तरीके से हिलाओ कि भाई एक निगाह उस पर रखो, एक निगाह काम कर लो, और काम अपने थोड़े उसी हिसाब से भाई शॉर्टली निपटाओ, कम काम फैलाओ। जब वो थोड़ी समझदार होती जाएगी तब धीरे धीरे होने लगेगा। काम कहाँ भागा जा रहा है, पर बच्चा तो 2 साल का हमेशा नहीं रहेगा ना। नेक्स्ट दी, मेरा 2.5 साल का बेटा है, बहुत ज़िद करता है फ़ोन को लेकर, तो मैं उसकी इस चीज़ को कैसे ठीक करूं। प्लीज़ दीदी, बहुत ज़िद करता है, उसके सामने हम फ़ोन चला नहीं सकते। तो बात यही है कि उसके सामने फ़ोन नहीं चलाओ। आप भी फ़ोन को उसकी लाइफ से दूर ही कर दो ना। जब देखेगा नहीं तो अपने आप उसको ऑप्शन दिखेंगे। अब आप उसके सामने फ़ोन चला रहे हो, भाई इंटरेस्टिंग चीज़ तो लगती है, कलरफुल सा ही है वो, तो उसको खेलेगा ही खेलेगा। उससे छुड़ाने का तरीका यही है कि फ़ोन आप भी ना चलाओ उसके सामने, जब वो सो जाए तब चलाओ, या जैसे भी हो छुप के। नेक्स्ट, काम हो तो फिर भी मेरी बहन मैनेज करे, बट टाइम की प्रॉब्लम है। उनके खुद के बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है उनके ननद के बच्चे के कारण, और इतना बजट भी नहीं है कि मेड लगाए। ननद की फाइनेंशियल कंडीशन और भी ख़राब है। मेरी बहन को किससे और कैसे बात करनी चाहिए इस मैटर में। जियाई तो बहन और पत्नी के बीच पिस रहे हैं, वो तो अपनी बहन से बात नहीं कर पाएंगे। मेरी बहन को क्या करना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वो टेंशन में रहती है, उसका खाना बनाने का काम बहुत बढ़ गया है क्योंकि उसकी डाइट अच्छी है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वो है जो नंद का बच्चा एक आके रहने लगा था, है ना। तो अब उसकी डाइट मतलब मान लो कितनी अच्छी होगी। एक बच्चा 9-10 का कितनी रोटी और खा लेगा, हार्डली 6। अगर हम ऑलरेडी 8-10 रोटियां बना रहे हैं, 6 रोटी और बना दे यार, इतना क्यों परेशान हो रही हैं। या तो
अगर बिल्कुल चौड़ में आना है, सीधे अपनी नंद से बात कर लें, अगर उनके हस्बैंड नहीं कर रहे कि भाई मेरे को करना है, मेरे को प्रॉब्लम है, मैं नहीं रख पा रही, मुझसे नहीं हो रहा, है ना। लेकिन अगर हस्बैंड ये है कि ना इसको कुछ कह पा रहे हैं ना उसको कुछ कह पा रहे हैं, तो उनको भी कुछ कहना बेकार है, वो भी टॉर्चर हो रहे हैं। अब आपको इतनी प्रॉब्लम है तो या तो आप सीधे 1 to 1 अपनी नंद से बात कर लो, रिश्ता फिर रहे बिगड़े वो बाद की बात। नहीं तो मेरे हिसाब से तो जब आदमी इतना कर रहा है, 6-8 रोटी और सीख रही है, तो कोई दिक्कत होती नहीं, बन जाता है। मुश्किल से अगर आपका भी 1 घंटे में खाना बनता है तो 1.25 घंटे में बनेगा, इतना ही फ़र्क पड़ेगा। सोच का फ़र्क है कि हाँ ये नंद का बच्चा है, मुझे नहीं रखना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, बात ये है। अब यही उनका अपना भतीजा होता ना, आपका बेटा या बेटी होती, सोच के देखें, शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। तो होता है, ये नॉर्मल है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि उनमें बुराई है या कुछ है, पर हर बच्चे के साथ इतना अटैच नहीं हो पाता। और जब हम अटैच नहीं है ना, तो हमें 1 मिनट का काम भी उसका करने में बहुत जोर पड़ता है। वो हो रहा है मेरे ख्याल में अब यहाँ पे। नेक्स्ट, हेलो दी, थैंक यू फॉर दिस चैनल। मेरा एक क्वेश्चन है, हम 2 साल पहले न्यू फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं। किचन प्लेटफॉर्म ब्लैक है, मैं रोज़ धोती थी, एकदम चमकता था, बट प्लेटफॉर्म के साइड में एजेस एकदम स्मॉल है, तो धोने से पानी नीचे गिरता है। किचन गंदा होता है, कपड़े भी नीचे से, ड्रॉर भी। तो अब मैं वीक में 1 बार स्क्रबर से धोती हूँ, रोज़ पोछे से क्लीन करती हूँ, तो प्लेटफॉर्म एकदम डल हो गया है। प्लीज़ कोई आइडिया दीजिए कि वो फिर से चमक उठे। लिव लाइफ ईजी वाला क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया, आई होप इट इज़ ओके। तो भाई जो तुम उसको धोने की बजाय रोज़ाना जो है स्क्रबर से जो है साफ़ कर रही हो, तो स्क्रबर्स में साबुन वगैरह तो लगा ही रही होंगी, तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा उससे। अगर आप पानी डाल के धो दो, या फिर आप 2 बार कपड़े से पोंछ दो, साबुन से तो आपने रगड़ ही दिया है ना। तो या तो वो जो कपड़ा है जिससे आप पोंछ रही हो वो साफ़ नहीं है, इसलिए वो डल हो रहा है। इससे डल नहीं होता, मैं तो कभी भी पानी डाल के नहीं धोती, बहुत कम होता है, लेकिन चमकता ही रहता है ना। तो बात यह है कि साबुन वाले स्क्रबर से कर दिया, उसके बाद माइक्रोफाइबर वाला कपड़ा गीला करके अच्छे से पोंछ दिया, एंड 1 राउंड और पोंछ दिया, वो साबुन की ही लेयर जमी हुई दिख रही होगी आपको। नेक्स्ट, सुनीता जी दोबारा क्वेश्चन कर रही हूँ, प्लीज़ आंसर। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया, एक बेटी के देहरादून उसका एडमिशन कराया, पर कन्नौज जैसी जगह पर रह रहे हैं, पाना श्रेय से जाकर बहुत मुश्किल है। 6 मंथ से लीव पर है, बेटी भी 3-4 दिन की वैकेशन पर घर आती है, एक पेट भी है, क्या करें, प्रमोशन ना लें, प्लीज़ बताएं। ट्रांसफ़र हो गया है और एक बेटी है देहरादून, उसका एडमिशन कराया है। तो भाई देख लो, अगर आपको देखो नौकरी में ना क्या है, हमें पता होता है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। अगर हमारी नौकरी में प्रमोशन लेने से हमारी तनख्वाह में 10-12 हज़ार रुपये महीने बढ़ रहे हैं और वो हमारे लिए मैटर करते हैं, और जो उसकी वजह से चेंजेस आएंगे वो 10-12 हज़ार के अंदर ही समझ जाएंगे, तो हमें मतलब सारे पक्ष एक तरीके से लिख के देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहे कि उसमें क्या क्या आपको फ़ायदे हो रहे हैं, क्या क्या आपको नुकसान हो रहे हैं। अगर फ़ायदे ज़्यादा हैं चले जाओ, नहीं है मत जाओ। लेने वाले किसी भी कीमत पर प्रमोशन लेते हैं, छोड़ने वाले छोड़ते भी हैं, दोनों ही तरीके की बात है। तो इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि क्या करें, है ना। तो आप अपना फैमिली चारों बैठो, दोनों तीनों चारों जो उन्होंने हैं, अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स लिखो कि इस ट्रांसफ़र के बाद में क्या होने वाला है। अगर ज़्यादा हैं तो कर लो, फ़ायदा लग रहा है तो। नेक्स्ट, यू आर ऑलराउंडर मैम, मैं अपनी लाइफ में कभी इतने अमेजिंग पर्सन से नहीं मिली, थैंक यू जी। नेक्स्ट, बहुत ही बड़े हैं यार, मेरे को लग रहा है मैंने 1-2 क्वेश्चन ना लंबे पिछले 2-3 एपिसोडों में पढ़ लिए शॉर्ट करके, तो सडनली लंबे क्वेश्चन अब बढ़ रहे हैं, और अब मुझे मजबूरन इसमें छोड़ना पड़ेगा। अगेन वही हो रहा है कि इधर उधर की सारी बातें लिख लिख के इतने इतने बड़े क्वेश्चन लिख के भेजे जा रहे हैं, और वो 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो के बाद भी ये वाला कवर नहीं होने को आ रहा, तो अब मुझे इसमें छोड़ने पड़ेंगे, इसलिए अब मैं छोड़ ही रही हूँ। नेक्स्ट, आप हंसती बहुत कम हो या मुझे ही लग रहा है? नहीं, मैं यहाँ पर देखो कई बार हंसी की बात आती है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आपको क्या लग रहा है? ये फ़नी नहीं है। सुनने में गुस्सा आता है, कई बार दुख होता है, कई बार एक पिस्ड ऑफ वाली फीलिंग आती है कि लड़कियां इतना क्यों बर्दाश्त कर रही हैं, उनकी शक्ति को क्यों भूली जा रही हैं, वो इतनी मजबूर वो नहीं है जितनी समझ रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं इतने सारे क्वेश्चन पढ़ के एक बार आया था ना कि आप इतने सारे लोगों के प्रॉब्लम पढ़ते हो, आपका दिमाग ख़राब नहीं हो जाता? कई बार होता ना, आप दुखी नहीं हो जाते? मैं तो सुन के इतनी बावली सी हो जाती हूँ। तो देखो एक सीमा है, लेकिन मुझे ना सच में ये प्रॉब्लम्स पढ़ के लिटरली दुख होता है, और हंसी तब आती है जब कोई एक आध आता है लाइट सा क्वेश्चन, या कुछ और है, या कोई
मतलब इन लॉज या कुछ और इस तरीके की हरकत कर रहे हो जो मतलब लगता है कि भाई यार क्या ही कर रहा है ये, तो वो वाली चीज़ है। लेकिन मोस्ट ऑफ द 10 में से 8 क्वेश्चन मुझे कहना चाहिए इस तरीके के होते हैं कि जो लेडी उसमें फंसी हुई है ना, आप सोच के देखो। अब ढेरों क्वेश्चन की वजह से ना इसमें भी 30 सवाल जो बड़े बड़े भी हैं जिनमें काफी वो रह गए हैं, एंड ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, सो मैं बंद कर रही हूँ। इसका पार्ट 2 लाऊंगी मैं। तो जिन्होंने भी इस एपिसोड में सवाल पूछे थे 153 वाले में, अगर उनके सवाल इस वाले में नहीं आए तो इससे नेक्स्ट वाला प्लीज चेक कर लेना, क्योंकि अगर 2-1 होते हैं तो शायद मैं स्किप कर जाती या इसे ही लंबा करती, लेकिन 30 क्वेश्चन और बचे हैं, मैंने अभी गिने हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।